अभी तक जो आपने पिछले कक्षाओं में जो कुछ भी आपने पढ़ा उसमें देखा कि इनऑर्गेनिक अगर हमारे एलिमेंट्स हैं या साल्ट है तो साल्ट एनालिसिस के लिए हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं, विभिन्न प्रकार के एसिड और बेस का जो है अलग अलग रेडिकल्स सेपरेट करते आए हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी डिटर्मिनेशन किया फंक्शनल ग्रुप का और उनकी प्रॉपर्टीज का। साथ ही जो है सेपरेशन भी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर की कक्षाओं में आपने पढ़ा था, डिफरेंट मेथड जैसे डिस्टिलेशन मेथड, डबल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, है ना, इस तरह से वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये सारे, और इसकी तरह क्रोमेटोग्राफी, तो ये सारे मेथड जो है सेपरेशन टेक्निक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अभी तक जो एनालिसिस हम लोग करते आए हैं इनऑर्गेनिक से क्लियर होता था कि ये रेडिकल है। इसी तरह ऑर्गेनिक से हम उनके केमिकल प्रॉपर्टीज से और फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन से पता लगा लेते थे कि ये फंक्शनल ग्रुप है और ये मॉलिक्यूल इस तरह का है, एसिड है या अल्कोहल है या क्या होगा, तो ये हम इसमें पता लगा लेते थे। अभी क्या होता है कि उस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सैंपल होता था तो हम उस सैंपल का यूज कर सकते थे, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल होने के बाद दोबारा उसको हम रीयूज नहीं कर सकते थे। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा नहीं होता। जो भी हम सैंपल ले रहे हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, उसका एक इंटरमीडिएट सोल्यूशन हमारा एक सॉल्वेंट होता है, उसमें हम एक सोल्यूशन बना करके एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया के जरिए हम इसकी एनालिसिस करते हैं और इसमें सैंपल हमारा खराब नहीं होता, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। और लिटिल बिट यानी बहुत ही कम मात्रा में हम सैंपल लेकर के स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है आखिर इस किस फिनोमेना पे काम करता है। तो इसमें हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसमें हमारे जो है एलिमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं और तरह तरह के बॉन्ड होते हैं, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की बात करें तो रूम टेम्परेचर हो या टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए, किसी तरह से फोटान की एनर्जी मिल जाए, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में वाइब्रेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, या उनके अंदर जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड होके हमारा जो है कंडक्शन बैंड यानी एक तरह से बोले तो ल्यूमो में चले जाते हैं, होमो से लूमो यानी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं ग्राउंड स्टेट से, जैसा कि हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कर चुके थे, उसमें आपने पढ़ा है, तो पिछले अध्यायों में भी पढ़ चुके हैं। तो और आगे हम इसमें देखते हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये बेसिकली हमारा जो है, हम ये इस पे विश्वास करते हैं, ये इस पे विश्वास होता है कि कोई भी लाइट जब स्टेट हमारी जो इंसिडेंट लाइट होती है वो किस प्रकार की लाइट हम इस पर इंसिडेंट करा रहे हैं। तो लाइट भी हमारा अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रिंसिपल के लिए अलग अलग होता है। तो हमारा जो फिनोमेना होता है बेसिकली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मॉलिक्यूल होता है वो तीन तरह से हो सकता है, या तो वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेटिंग रोटेशन शो कर सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इन तीनों में मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि रोटेशन स्पेक्ट्रा के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, यानी फोटान द्वारा जब हम इंसिडेंट लाइट भेजते हैं तो जो लाइट से या जो भी बीम आ रही है, जो एनर्जी सोर्स है, उससे जो एनर्जी है उसकी हमें ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है रोटेशन के लिए, ये बहुत छोटे लेवल के होते हैं। तो रोटेशन हमारा बेसिकली माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी की जाती है। जबकि हम और आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वाइब्रेशन में अगर हम बात करेंगे तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा जो है ये हम देखते हैं ये ज्यादातर आपका उन केसेस में होता है जहां पर हमारे जो कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड या कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ गया, तो इन सब में क्या होता है एक मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन होता है या वाइब्रेशन होता है इनके बीच। वो वाइब्रेशन हमारा कई प्रकार का होता है, तो उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी होती है क्योंकि बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स इस तरह से आपस में मूव नहीं कर सकते हैं, तो बॉन्ड को मूव कराने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाला फोटान देना पड़ता है, या सोर्स ऑफ जो हमारा एनर्जी होता है उससे ज्यादा एनर्जी हमारी इंसिडेंट करनी पड़ती है, तो ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हम लोग बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। जो तीसरी हमारी जो एनर्जी लेवल है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक
जो एक्साइटेशन होता है वो हमारे बहुत, वो तभी हो सकता है जब हम बहुत ज्यादा एनर्जी दें, यानी जो एनर्जी सोर्स है उससे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हमारा यूबी और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। यूबी मीन्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, और विजुअल से आप समझ रहे होंगे विजुअल रीजन, यानी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस केस में जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जब जंप करते हैं तो हमारा जो है, इससे हम उसको डिटेक्टर से डिटेक्ट करके उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की स्टडी करके स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक के वाइब्रेशंस के अंदर ही आता है हमारा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके अंदर आता है रोटेशन। ये 3 लेवल होते हैं बेसिकली। जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना है वो इंटरफेरेंस है, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ये सारे हम लोग जो है अभी तक लाइट की हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या है और डिफ्रैक्शन। लाइट हमारी किसी सोर्स से जब टकराती है तो ये तीनों फिनोमिना रिप्रेजेंट कर सकती है, या तो पास हो सकती है, या रिफ्लेक्ट हो सकती है, या फिर हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। तो हम इसका अगर फिनोमिना हम करना चाहें तो ऐसा मान के चलते हैं कि एक लाइट है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसको हम 2 तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इसे हम वेव थ्योरी से रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइट ट्रेवल जो करती है वो एक वेव के रूप में चलती है। जो भी लाइट होती है वो एज ए वेव चलती है। ये आप डी ब्रोगली इक्वेशन में वहां भी पढ़ चुके हैं कि एवरी ईच पार्टिकल हैज ए मास, या इलेक्ट्रॉन का इतना एक मास होता है और वो वेव्स की भांति भी व्यवहार करता है। तो लाइट को यहाँ पर हम वेव्स की भांति ले रहे हैं। ये जो रेडिएशन एनर्जी है, मानते हैं कि ये इमिटेड हो रही है ये किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 फील्ड ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कई तरह का हो सकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज, रेडियो वेव्स। ये जो वेव्स आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इसमें ये इन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं वेवलेंथ के रूप में या वेव नंबर के रूप में। वेवलेंथ होता है हमारा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक साइकिल पूरा करने के बाद जितना इसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज वेवलेंथ। और वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो वेव नंबर कहलाता है। इन चीजों की हमें आगे जरूरत पड़ेगी क्योंकि वेवलेंथ जो होती है हमारी नैनोमीटर में मेजर की जाती है। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में हम लोग जो वेवलेंथ स्टडी करेंगे वो नैनोमीटर में ही करेंगे एज ए लेमडा मैक्स के रूप में, जबकि वेव नंबर का इस्तेमाल हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में करेंगे या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक हमारा जो है अभी इस बार से कोर्स जुड़ा है पिछले साल से। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सीवी रमन जी द्वारा दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड करता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में डिपेंड होता है हमारा जो होता है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में हम लोग यूवी या विजुअल करता है, तीनों में लागू हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो जैसे व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है है इंटरेक्शन बिटवीन एंड मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच क्या आपस में क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली 2 फिनोमेना पे वर्क करती है, एक है एमिशन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। तो एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन क्या है, तो इमिशन स्पेक्ट्रा हमारा बेसिकली जो है
emission spectra is produced by the emission of radiant energy by an excited atom. मान लीजिए जैसे हमने कोई इंसिडेंट लाइट अप्लाई किया किसी एक सोर्स पे, सोर्स से जब इंसिडेंट लाइट अप्लाई करते हैं किसी एक मॉलिक्यूल पे या कंपाउंड पे, तो जो हमारा उसके अंदर जो एटम्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ग्राउंड स्टेट से एक सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर जब वो वापस बैक में आते हैं ग्राउंड स्टेट में, कुछ न कुछ एनर्जी जो है इमिट करते हैं। तो उस एनर्जी को हम डिटेक्टर यानी गैल्वेनोमीटर द्वारा हम मेजर कर लेते हैं कि कितनी एनर्जी इससे इमिट हो रही है। तो उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ये एक एक्साइटेड एटम द्वारा रेडिएशन एनर्जी को एमिशन से बनता है। तो एक्साइटेशन ऑफ एटम, ये हमारा जो है एक्साइटेशन ऑफ एटम कैन बी ब्रॉट अबाउट थर्मली, लाइक हीटिंग, हीट करके भी हम इसे एक्साइटेड में स्टेट में ला सकते हैं, या किसी एक सबस्टेट के प्रभाव में हम कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकली भी उसे हम ला सकते हैं बाई पासिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द वेपर्स ऑफ द सबस्टेट एट ए वेरी लो प्रेशर। इस केस में होता क्या है मिशन में कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमारा पास किया जाता है थ्रू ए वेपर ऑफ द सबस्टेट, एनर्जी इज एब्सॉर्ब, एनर्जी जो होती है कुछ मात्रा में एब्सॉर्ब कर ली जाती है, एंड द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट आर प्रमोटेड टू द मेटा स्टेबल या वर्चुअल स्टेट हम बोलते हैं। वर्चुअल स्टेट वास्तव में हमारा एक्साइटेड स्टेट के पहले की कंडीशन है जो इमेजिनरी है, पूरी तरह से काल्पनिक है। उसे मेटा स्टेबल स्टेट भी बोल सकते हैं, आगे चल के हम सारे स्टेट भी कहते हैं। तो अगर हायर लेवल पे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो सारे स्टेट में चला जाता है। जब वो मेटा स्टेबल स्टेट से वापस लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है तो एनर्जी जो है कुछ फ्रीक्वेंसी की रिलीज करता है एज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो यही रेडिएशन हमारी एनालिसिस कर दी जाती है स्पेक्ट्रोस्कोप से, और इसको हम जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो स्पेक्ट्रम का वैसा स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा है एब्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि अवशोषण, यानी जिसे हम बोलते हैं, यानी if electromagnetic radiation are passed through the substrate under analysis of some time, the radiation of certain wavelengths are absorbed by the substrate। हमने कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन पास की, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने या बीम हमने स्ट्राइक की मॉलिक्यूल से, तो कुछ वेवलेंथ की जो हमारी एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई मॉलिक्यूल द्वारा। जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो सेम फिनोमेना होगा, उसमें भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो वेवलेंथ which is absorbed, आप पास आउट हो गए। तो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना जो है, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेस पर ही है। इसमें मान लीजिए सर्टेन वेवलेंथ की रेंज की है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, व्हेन पासेस टू द सबस्ट्रेट अंडर एनालिसिस ऑफ सम टाइम द रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट द्वारा कुछ जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सबस्ट्रेट का मतलब जो हमने सॉल्वेंट में एक इंटरमीडिएट सॉल्वेंट लेते हैं रेफरेंस के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, जिस मॉलिक्यूल की एनालिसिस करना, जिस कंपाउंड का, मटेरियल का, उसमें उसको घोल लेते हैं, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट, जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो वे वेवलेंथ व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड कैरेक्टराइज सच पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो जो कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट है, जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, वेवलेंथ से आप समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए 100 नैनोमीटर, 111 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, कितने नैनोमीटर तक की वेवलेंथ हमारी जो है एब्जॉर्ब की गई है, वो एब्जॉर्प्शन हमारा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को शो करता है। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बन CO है, कीटोन ग्रुप है, OH है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है। तो इन सबका जो हमारा जो एब्जॉर्प्शन यानी जो वेवलेंथ होती है, इनकी अलग अलग होती है। किसी की 218 है, किसी की 219 है, 330 है। नैनोमीटर के केस में अगर हम देखें, सिंपल एल्केन्स की हमारी जैसे 170 नैनोमीटर है। तो ये जब इस नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन द ट्रांसमिटेड लाइट, अब जो लाइट उससे पास हुई, हमने तो पास किया था बहुत हैवी लाइट, बहुत हाई वेवलेंथ वाली, तो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई। तो एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ जो पास हुई, अब उसमें वो पावर नहीं रहेगी, वो क्षमता नहीं होगी
क्योंकि उसमें से कुछ चीजें जो है निचोड़ ली गई, कहने का मतलब कुछ एब्जॉर्ब कर ली गई हैं। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिलेटिव टू द इंसिडेंट लाइट ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी। उसका रिलेशन निकाला जाता है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो इंसिडेंट लाइट से जितनी गिवन फ्रीक्वेंसी थी उससे हमारा कितना कम हुआ है, घटा कितना, कितनी वेवलेंथ की लाइट हमने स्ट्राइक किया था और कितना वेवलेंथ हमारा ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन फिनोमेना में होता है। तो मैं समझ रहा हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एनर्जी में हीट अप द सैंपल और इज री एमिटेड। सैंपल को हीट भी कर सकता है या री एमिटेड भी हो सकता है, दोबारा तो इमिट हो ही सकता है अगर एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब की तो बाद में वो बाहर भी हो सकती है। ये बेसिकली हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी एब्जॉर्प्शन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी स्टडी करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना पर यूवी स्पेक्ट्रम हमारा है, यानी इसमें हम लोग जो कि हम लोग बात कर रहे हैं लाइट जो हमारी जो रिलेटिव हमारा जो गिवन फ्रीक्वेंसी का जो इंसिडेंट लाइट का और ट्रांसमिटेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है और या कितना एब्जॉर्ब हुई, इन सब की स्टडी हम लोग लैम्बर्ट बीएल लॉ से करते हैं। लैम्बर्ट बीएल लॉ भी हम आगे चल के आपको स्टडी करते हैं इसके बारे में, क्योंकि लैम्बर्ट बीएल लॉ जो है ये हमारा इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट और एब्जॉर्प्शन यानी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द थिकनेस या लंबाई हम बोल सकते हैं, लंबाई जिस कॉलम जिसमें हम लोग सैंपल लिए हैं उस पर डिपेंड करता है कि क्या हमारा ट्रांसमिटेड लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई, कितनी रिफ्लेक्ट होगी। अभी आपके सामने जो नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हम देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के रूप में हम लोग लेते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो विजुअल स्पेक्ट्रम हमारा जो है एक स्मॉल पोर्शन में ही दिखाई पड़ता है, इसमें 7 कलर होते हैं, विजुअल आप देख रहे होंगे बहुत ही कम में है। और एनर्जी अगर देखें तो गामा रेज की ज्यादा है, जबकि वेवलेंथ अगर देखा जाए तो माइक्रोवेव की, इंफ्रा, इसके बाद उससे कम रेडियो वेव, फिर इंफ्रारेड, देन विजुअल और फिर अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन के बीच में आता है विजुअल रीजन। इसीलिए हम लोग जो स्टडी करते हैं अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों एक साथ कंबाइंड स्टडी करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन हैव लॉन्गर वेवलेंथ एंड आर दस लेस एनर्जेटिक। जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो हाई एनर्जी वाली होती हैं, जबकि रेडियो वेव जो होती है वो लीस्ट एनर्जेटिक होती हैं रेडियो वेव्स, जबकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। आपसे कहा जाए कि आप खूब दूर तक 4 किलोमीटर दौड़ के आओ तो आपकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप कहने बाद 100 मीटर दौड़ लो तो आपकी एनर्जी फिर भी ज्यादा बनी रहेगी। तो माइक्रोवेव हैव लार्जर वेवलेंथ एंड आर यूज्ड इन टेलीफोन ट्रांसमिशन। ये याद रखिएगा, माइक्रोवेव जो होता है हमारा लार्जर वेवलेंथ वाला होता है, इसका टेलीफोनिक ट्रांसमिशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव एनर्जी का। जो सभी रेडिएशन है, अगर हम बोले कि all types of radiation travels as a wave within the same velocity yet they differ from one another in certain properties। एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में डिफरेंट भी होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में एक्स रेज अगर हम पास करें किसी ग्लास या मसल टिश्यू से, या रेडियो वेव को हम पास करें एयर से, या विजुअल अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशन कैन बी बेंड बाय रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन इन ए प्रिज्म। कहने का मतलब हो गया कुछ चीजें जो है जैसे एक्सरेज है, ये हमारी कैसे बनती है, जब बीम ऑफ लाइट को हम मेटल से स्ट्राइक करते हैं तो रिटर्न होकर जो आती है वो एक्सरेज कहलाती है। तो विजुअल लाइट जो हमारा जो प्रिज्म से अगर हम किसी लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट जो पास करते हैं तो जो 7 कलर्स मिलते हैं वो हमारा विजुअल के अंतर्गत आता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा एक ग्राफ है, स्ट्रक्चर है, जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा रेडिएशन कितना हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन बीम अपर साइड में है एकदम, है ना। इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से स्ट्राइक कर रही है मैटर पे और अनस्कैटर्ड बीम यानी बिल्कुल पास हो गई।
A beam of light which passes through the matter without any deflection, without any transmission, without any scattering. तो इसे ही हम बोलते हैं, इसका मतलब ये अनस्कैटर्ड बीम है। इसी जगह पर अगर देखा जाए तो कुछ जो है ये जो देख रहे हैं आप टकरा करके वापस आ रहा है एक्स रेज, इसी तरह से कैथोड लुमिनेंस लाइट, ये इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग एक्चुअली ये रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, मैं हिस्सा थोड़ा सा बता दूंगा तब भी यहाँ पे। इलास्टिक स्कैटरिंग जो होती है वो हमारी, जैसे मान लीजिए कि हमने जब इंसिडेंट रेज स्ट्राइक किया तो जो वहां पर एनर्जी थी फोटॉन के थ्रू मिली, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की मॉलिक्यूल ने, और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, यानी एक्साइटेड स्टेट तक जो है हमारी एनर्जी ट्रेवल हुई, और फिर से जब वापस आई तो बिल्कुल उसी स्टेट पे आ गई। यानी जब हम एनर्जी स्ट्राइक करते हैं तो जब किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा एनर्जी ले करके एक एक्साइटेड स्टेट की तरफ ट्रेवल होती है, एक्साइटेड स्टेट ना बोल के हम उसे वर्चुअल स्टेट बोलते हैं, तो वर्चुअल स्टेट तक जाती है, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है, उतनी ही एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। यानी एनर्जी का जितना एब्जॉर्प्शन हुआ उतना ही रिफ्लेक्शन हुआ, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन। और जबकि इन इलास्टिक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये थोड़ा सा चेंज होता है। उस केस में हमारा स्टोक्स आइडेंटिटी स्टोक्स लाइन बनती है, क्योंकि या तो एनर्जी बहुत कम होती है और हाईएस्ट एनर्जी में चली जाती है, जब वापस आती है तो थोड़ा पहले ही रुक जाती है, यानी एनर्जी का गैप हो जाता है, यानी वापस आने में पहले ही वो एनर्जी, कम से कम एनर्जी स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग जो होती है वो कम होती है। कहने का मतलब कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये केस हो सकता है, इसे हम स्टोक्स बोलते हैं। एंटी स्टोक्स के केस में क्या होता है कि हाइयर एनर्जी से स्टार्ट हुआ एक्साइटेड स्टेट से, वापस जब आया तो ग्राउंड स्टेट, यानी बहुत ही कम एनर्जी के साथ आया, इसे हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स। ये आगे हम लोग स्टडी करेंगे, पूरे स्ट्रक्चर आपको पूरा बताया जाएगा जब हम आईआर की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जो है एक जनरल बेसिक कुछ डिफिनीशंस हैं जो हम लोगों को, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या इसमें स्टडी करनी। जैसे पीरियड्स, the time required for one cycle to pass a fixed point in space, that is known as period. Frequency, the number of cycles which passes a fixed point in a space per second. Frequency, amplitude, जितना मैक्सिमम हाइट या लेंथ कवर करता है किसी एक इसमें, वो हमारा कहलाता है। जो मैक्सिमम वेव जितना हाइट तक जाता है एम्पलीट्यूड। इसी तरह से वेव लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एडजेसेंट पॉइंट इन ए वेव। मैक्सिमा या मिनिमा के बीच जो हमारा वेव, जैसे आपको बताया, उसे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से वेव नंबर हमारा जो है रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ कहलाता है हमारा वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर इनवर्स इसे हम बोलते हैं यूनिट। रेडिएंट पावर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग अ गिवन एरिया पर सेकेंड यूनिट इन वाट, इसे हम रेडिएंट पावर बोलते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एक सेकेंड में कितना पहुंच पा रही है वाट में। एक दूसरी चीज हमारी आती है इंटेंसिटी, यानी रेडिएंट पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, कितना हमारा इंटेंसिटी, मतलब आप समझ रहे होंगे तीव्रता कितनी उसकी पावर है, कितनी तेजी से वो रेडिएशन हो रहा है, कितनी तेजी से इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे इंटेंसिटी का मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आप पानी की दिशा में ही नाव पे बैठे हैं, तो आप जो चप्पू चला रहे हैं वो और पानी की जो दिशा है वो दोनों आपको वो इंटेंसिटी प्रदान कर रही है, यानी और वेग बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारा देखिए और भी चीजें हैं जिसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, हमारा जो स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसके बहुत से यूज है डिफरेंट एरिया में। अगर हम देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे क्लिनिकल एनालिसिस है, फार्मास्यूटिकल्स है, वाटर एनालिसिस है। वाटर एनालिसिस में ज्यादातर आप जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज होता है वो हमारा मेटल डिटेक्शन में होता है। आपकी केमिस्ट्री लैब में जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, हम वाटर में आयरन, कैडमियम, हमारे जो होते हैं मेटल, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एनालाइजिंग वाटर फॉर इट्स मेटल कंटेंट के लिए वाटर एनालिसिस में हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोग कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है,
ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ कैटलिस्ट दैट रिमेन इन फाइनल ड्रग प्रोडक्ट, या इसी तरह क्लिनिकल एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो जहां भी हम लोग ब्लड सैंपल ले जाते हैं वहां भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी कई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो आप देखते हैं कि कई चीजें हमारा जो है मेडिकल फील्ड में इस समय इसी टेक्निक्स पर ही हमारा जो है आधारित है, बल्कि एडवांस रूप में हमारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स एंड टिश्यूज सच एज होल ब्लड प्लाज्मा, यूरिन, सलीवा, ब्रेन टिश्यूज, लिवर मसल्स टिश्यू, सीमेन, इन सब की जांच के लिए भी हमारा जो है, इन सब की जांच कैसे होती है कि जो इसमें मेटल्स होते हैं, इसका मतलब बेसिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारा मेटल्स के डिटेक्शन में प्रयोग किया जाता है। और अंदर आ जाए तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग देयर स्पेक्ट्रा, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेजरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्टार कैन टेल एस्ट्रोनॉमर्स व्हाट द स्टार इज मेड ऑफ, मतलब कितना है उसका जो है हमारा स्पेक्ट्रम लाइट का, इससे पता लगा जाता है। एस्ट्रोनॉमर के लिए भी हेल्पफुल होता है ना, क्योंकि सभी एलिमेंट्स जो है लाइट एब्जॉर्ब करते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में। तो हमारा जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं इससे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टार में एलिमेंट्स हैं, कौन सी स्टार में एलिमेंट्स हैं जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा में हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और determining velocities of galaxies using spectroscopy, जो वेलोसिटी होती है वो भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा सकते हैं। जैसे डॉपलर इफेक्ट है, हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स चेंज डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑब्जेक्ट emitting the sound is moving towards or away from you. The same thing happens in the electromagnetic radiations. जैसे डॉपलर इफेक्ट में होता है उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी ये चीजें घटती हैं, घटनाएं घटती हैं। The object emitting the light is moving toward us. अगर लाइट जो हमारे आसपास घूम रही है, then the wavelength of the light appears shorter. इसे हम बोलते हैं ब्लू शिफ्टेड। ब्लू शिफ्ट का मतलब शॉर्टर वेवलेंथ वाली ब्लू शिफ्ट है, अगर लॉन्गर वेवलेंथ है तो रेड शिफ्ट कहलाती है। अगर हमसे बहुत दूर है तो जो वेवलेंथ होगी वो रेड शिफ्ट होती है। तो डॉपलर इफेक्ट अफेक्ट द स्पेक्ट्रा ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस डिपेंडिंग ऑन देयर मोशन रिलेटेड टू अस ऑन द अर्थ। एग्जांपल के रूप में ले लें, light from a distance galaxy that is moving away from us at some velocity will appear red shifted। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल जो है हमारा जो है कई यूजेस हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है गैलेक्सी से। ग्लोबल वार्मिंग अगेन जो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस के। उसमें हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो रेडिएशन हो रहा है इसको आसानी से पता लगा सकते हैं, और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ किस किस रेडिएशन के कहा है और कितना ये मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये सारी चीजें पता लग जाती हैं। जैसे कि सूर्य द्वारा रेडिएशन जो है इमिट किया जाता है, एक नंबर ऑफ वेवलेंथ, एक रेंज ऑफ वेवलेंथ है किसी विजुअल पार्ट में स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो ये जो वेवलेंथ होते हैं रेडिएशन के, जब हमारे गैसेस से पास होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में है ना, या तो जो हमारा जो ये रेडिएशन जो होता है हमारी कुछ अर्थ से भी निकलती हैं, क्योंकि जब स्ट्राइक होती है तो अर्थ भी कुछ न कुछ रेडिएशन जो है इमिट करता है इंफ्रारेड वेवलेंथ के रूप में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ग्रीन हाउस गैस का मेन एक कारण है एटमॉस्फेयर में, इसका भी एक एनर्जी लेवल होता है। ये एनर्जी लेवल इसका इंफ्रारेड वेवलेंथ के लगभग समान होता है। ये चूंकि इंफ्रारेड वेवलेंथ के समान होता है इसलिए क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर क्या होगा, जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये जो इंफ्रारेड वेवलेंथ को डिफरेंट डायरेक्शन में इमिट करता है। This effect stops a large amount of the infrared radiation from getting out the atmosphere, which causes the atmosphere and the earth to heat up, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर और अर्थ की जो सरफेस होती है वो हीट करने लगती है। ज्यादातर रेडिएशन जो है फिर से वापस आ जाते हैं, है ना। तो अगर हमारा अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा किसके कारण होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण होता है, यानी टेम्परेचर जिसके कारण अर्थ का बढ़ जाता है। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं।